हेलो फ्रेंड्स, जीके ट्रिक स्टडी पे आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं ओपी कुमार आज की क्लास लेकर आया हूँ वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति से संबंधित महत्वपूर्ण क्लास है, तो क्लास को पूरी देखें। दोस्तों, आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं वैदिक संस्कृति के बारे में, वैदिक सभ्यता, उसका कालक्रम। दोस्तों, आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं वैदिक संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो आज की क्लास दोस्तों खास होने वाली है, तो क्लास को पूरी देखें। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे ऋग्वेद काल। दोस्तों, आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं वैदिक सभ्यता के बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास प्रश्नोत्तरी के माध्यम से स्पेशल बनाई है। इससे क्या आपको सारे फैक्ट लंबे समय तक याद रहे। दोस्तों, हम वैदिक काल की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्थिति के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही देखेंगे दोस्तों वैदिक कालीन पृष्ठभूमि। इससे क्या दोस्तों आपको वैदिक संस्कृति के बारे में सारे फैक्ट क्लियर हो जाएंगे। भौतिक क्षेत्र, नदियों के उपनाम से संबंधित सभी फैक्ट, वैदिक साहित्य के रचनाकार कौन थे। इसके बाद ही पढ़ने वाले हैं दोस्तों हम आर्यों का आगमन कब हुआ, ऋग्वेद काल कब से कब तक माना जाता है। ऋग्वेद कालीन दोस्तों वैदिक सभ्यता के काल को दो भागों में बांटा जा सकता है। तो उसमें पहला आता है दोस्तों ऋग्वेद काल। दोस्तों, ऋग्वेद का काल क्रम क्या रहा है, ऋग्वेद काल कहाँ से कहाँ तक रहा है दोस्तों। तो 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व ये समय दोस्तों ऋग्वेद काल कहलाता है। तो इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो दोस्तों, ऋग्वेद कालीन सामाजिक आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति तथा आर्यों का मूल निवास स्थान, उनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। इसके बाद देखने वाले हैं दोस्तों वैदिक कालीन पृष्ठभूमि, जैसे ब्रह्मावर्त क्या था, आर्यावर्त किसे कहते हैं, तथा मध्य देश कौन सा है, ब्रह्म ऋषि देश किसे कहते हैं, वैदिक सभ्यता के जनक किसे माना जाता है, तथा आर्यों का मूल निवास स्थान कौन सा था, यूरोपीय सिद्धांत ये क्या था, इसके प्रवर्तक कौन थे, इसके बारे में पढ़ेंगे। साथ ही देखेंगे दोस्तों नदियों के प्राचीन और वर्तमान नाम। इसके बाद पढ़ने वाले हैं दोस्तों हम वैदिक कालीन वस्त्रों के प्रकार, सामाजिक स्थिति, कौन कौन सी प्रथा थी, कौन कौन से। इसके बाद पढ़ने वाले हैं दोस्तों वैदिक कालीन संस्थाएं कौन कौन सी थी, सबसे प्राचीन संस्था उनमें से कौन सी थी, भूमिका स्वामी कौन होता था वैदिक काल में, जबकि ऋग्वेद में राजा को क्या क्या कहा जाता था, शिक्षा का माध्यम क्या था, घर में रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाले क्या कहलाते थे, गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी क्या कहलाते थे दोस्तों। इसके बाद पढ़ेंगे हम वैदिक काल में जन का सर्वोच्च अधिकारी किसे कहा जाता है, या वैदिक काल में जन का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था, या उसे किस नाम से जाना जाता था। इसके बाद हम पढ़ेंगे दोस्तों वैदिक काल में कर्करी ये क्या था, वैदिक काल में नाड़ी क्या थी दोस्तों, वैदिक काल में द्वंदाम ये किसे कहते हैं। इसके बाद देखेंगे दोस्तों वैदिक साहित्य संस्कृति के बारे में तथा वैदिक कालीन वस्त्रों के बारे में, अधिवास, वास और नीवी क्या थी और ये कहाँ कहाँ पहने जाते थे। इसके बाद देखने वाले हैं दोस्तों भूमि माप की इकाई क्या कहलाती थी वैदिक काल में, ऋग्वेद काल में महत्वपूर्ण पशु कौन सा था। साथ ही देखेंगे वायक्य क्या था दोस्तों वैदिक काल में। साथ ही देखेंगे दोस्तों वैदिक काल में तक्षा किसे कहते हैं, पणि, वणिज और वणिक कौन थे, अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार क्या था वैदिक काल में। इसके बाद देखेंगे दोस्तों ऋग्वेद की रचना दोस्तों किस काल में हुई, ऋग्वेद काल में या उत्तर वैदिक काल में। इसके बाद देखेंगे दोस्तों आर्यों का वस्तु विनिमय प्रणाली क्या थी, या ऋग्वेद काल में वस्तु विनिमय प्रणाली किस पर आधारित थी। ऋग्वेद काल में व्यापारियों का प्रधान क्या कहलाता था। इसके बाद ही देखेंगे दोस्तों कौन कौन सी प्रथाएं थी जो ऋग्वेद काल में प्रचलित थी, और कौन कौन सी प्रथाएं ऋग्वेद काल में प्रचलित जिनका प्रचलन नहीं था, उसका भी विस्तार से अध्ययन करेंगे। वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी उसके बारे में अध्ययन करेंगे दोस्तों। इसके बाद देखने वाले हैं दोस्तों वैदिक साहित्य के रचनाकार कौन थे, भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ। तो क्लास में बने रहे।
साथ ही देखेंगे दोस्तों आर्यों का मूल निवास स्थान के बारे में विद्वानों का क्या क्या मत है। मध्य इसके साथ ही देखेंगे दोस्तों वैदिक कालीन विदुषी महिलाएं कौन कौन सी थी, जैसे गोसा, लोपामुद्रा, अपाला, विश्वरा, सिक्ता, ये कौन थी दोस्तों विदुषी महिलाएं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे, उनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। साथ ही देखेंगे सभा, समिति और विदत क्या थी और किस ग्रंथ ने दोस्तों पत्नी को मित्र कहा है। तो वैदिक काल के बारे में ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, उनको देखेंगे। इसके बाद हम देखने वाले हैं दोस्तों समाज और राज्य की सबसे छोटी इकाई कौन सी कहलाती थी। परिवार का मुखिया क्या कहलाता था दोस्तों, तथा परिवार को वैदिक काल में क्या कहते थे। ग्राम का प्रधान वैदिक काल में क्या कहलाता था। इसके बाद देखेंगे दोस्तों सभा में कौन कौन होते थे तथा समिति। साथ ही देखेंगे वैदिक कालीन सभा, समिति और विदत के बारे में विस्तार से। दोस्तों आर्यों की सैन्य इकाई क्या कहलाती थी। वात्र, गण, ग्राम ये क्या थे दोस्तों, सर्द किसे कहते हैं और किस ग्रंथ में दोस्तों पत्नी को मित्र बताया गया है, इसका अध्ययन करेंगे। वैदिक काल में समाज कैसा था, वर्ण व्यवस्था का आधार क्या था। साथ ही देखेंगे स्त्री शिक्षा और कौन कौन सी प्रथाएं थी समाज में प्रचलित, तथा साथ ही देखेंगे पर्दा प्रथा, सती प्रथा और बाल विवाह का चलन वैदिक काल में था या नहीं। इसके बाद देखने वाले हैं वैदिक कालीन विदुषी महिलाएं सभा। तो बिना देरी किए आज का सेशन शुरू करते हैं। वैदिक संस्कृति दोस्तों वैदिक सभ्यता का काल कौन सा कहलाता है, 1500 से 600 ईसा पूर्व। दोस्तों आप जानते हो वैदिक सभ्यता कालक्रम को दोस्तों दो भागों में बांटा जा सकता है। तो पहला है ऋग्वेद काल, जिसका आज के वीडियो में हम अध्ययन करेंगे। दोस्तों ऋग्वेद काल का समय कब से कब तक रहा है, तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व, जबकि उत्तर वैदिक काल का 1000 से 600 ईसा पूर्व। तो आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों ऋग्वेद काल, जो कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व था, उसका विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनता है कि वैदिक सभ्यता और संस्कृति का जनक ये किसे माना जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है, आर्य। वैदिक सभ्यता और संस्कृति के जनक किसे कहा जाता है दोस्तों, आर्यों को। अब बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले कि आर्यों का मूल निवास स्थान, ये आर्य कहाँ से आए। तो दोस्तों इसके बारे में विभिन्न विद्वानों के अलग अलग मत हैं। तो देखते हैं सबसे पहले दोस्तों मध्य एशिया। तो ये धारणा किसकी थी दोस्तों, मैक्स मुलर की। मैक्स मुलर ने मध्य एशिया को दोस्तों मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान माना। तो दोस्तों सबसे पहले हमने क्या देखा, वैदिक सभ्यता, इसका कालक्रम कब से कब तक है, 1500 से 600 ईसा पूर्व, और ऋग्वेद काल का 1500 से 1000 ईसा पूर्व, जबकि उत्तर वैदिक काल का दोस्तों कालक्रम 1000 से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। तो दोस्तों वैदिक सभ्यता को हमने कितने भागों में बांटा, दो भागों में। तो वो कौन कौन से भाग हैं, पहला देखते हैं ऋग्वेद काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। सबसे पहले देखा दोस्तों हमने कि वैदिक सभ्यता और संस्कृति का जनक किसे कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर होना चाहिए दोस्तों आर्य। अब पढ़ते हैं दोस्तों आर्यों के मूल निवास स्थान के बारे में विभिन्न विद्वानों के अलग अलग मत। तो वीडियो में बने रहे दोस्तों। मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान कौन सा माना, तो मध्य एशिया। गाइल्स महोदय ने दोस्तों आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ से माना या किसे माना, तो हंगरी घाटी को। जबकि बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने आर्यों का मूल निवास स्थान दोस्तों उत्तरी ध्रुव को माना। अब बात करते हैं दोस्तों सप्त सिंधु प्रदेश। तो दोस्तों आर्य सप्त सिंधु प्रदेश से आए, ये धारणा किसकी है, यही मत किसका है दोस्तों, तो अविनाश चंद्र दास का। इसके बाद देखते हैं दोस्तों तिब्बत। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दोस्तों आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ माना, तो तिब्बत से। आर्य कहाँ से आए, तिब्बत से आए हैं। ये मत किसका था दोस्तों, दयानंद सरस्वती का। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों आर्यों का मूल निवास स्थान कश्मीर है। ये धारणा किसकी है दोस्तों, एल.डी. कल ने दोस्तों आर्यों का मूल निवास स्थान कौन सा माना, कश्मीर को। जबकि ब्रह्म ऋषि देश, तो गंगाधर झा। दोस्तों गंगाधर झा ने आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ बताया, ब्रह्म ऋषि देश।
तो दोस्तों ब्रह्म ऋषि देश क्या है, सप्त सिंधु प्रदेश क्या है, इसको आगे पढ़ने वाले हैं हम। नेक्स्ट देखिए दक्षिणी रूस। तो दोस्तों आर्यों का मूल निवास स्थान दक्षिणी रूस है। तो ये धारणा किन किन की है, ये विचार किन्होंने दिए दोस्तों, तो नेरिंग और गार्डन चाइल्ड। नेरिंग और गार्डन चाइल्ड ने दोस्तों आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ माना, दक्षिणी रूस। तो दोस्तों हमने क्या क्या देखा कि आर्यों का मूल निवास स्थान विभिन्न विद्वानों ने कौन कौन से बताए। तो सबसे पहले देखा दोस्तों हमने मध्य एशिया, मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया माना। नेक्स्ट देखा हमने दोस्तों गाइल्स महोदय ने, तो गाइल्स महोदय ने दोस्तों हंगरी घाटी को आर्यों का मूल निवास स्थान माना। जबकि बाल गंगाधर तिलक ने दोस्तों आर्यों का मूल निवास स्थान कौन सा माना, तो उत्तरी ध्रुव। नेक्स्ट देखा हमने सप्त सिंधु प्रदेश। दोस्तों आर्यों का मूल निवास स्थान सप्त सिंधु प्रदेश है, ये किसने कहा, अविनाश चंद्र दास ने। दयानंद सरस्वती ने आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ माना, तिब्बत में। अब नेक्स्ट देखते हैं आर्यों का मूल निवास स्थान कश्मीर है। तो ये दोस्तों आर्यों का मूल निवास स्थान कश्मीर किसने माना, LD कल ने। जबकि ब्रह्म ऋषि देश, ये गंगाधर झा के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान क्या है, ब्रह्म ऋषि देश। जबकि नेहरिंग और गार्डन चाइल्ड मोदी ने दक्षिणी रूस बताया आर्यों का मूल निवास स्थान। तो दोस्तों एक या दो क्वेश्चन इसी टॉपिक से पूछे जाते हैं आर्यों के मूल निवास स्थान से, तो वीडियो को अच्छी तरह देखें। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों भौगोलिक क्षेत्र और उनके उपनाम और नदियों के उपनाम। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों नदियाँ। तो दोस्तों पुरुषनी नदी को दोस्तों वर्तमान में क्या कहा जाता है, रावी नदी। फिर नेक्स्ट आता है वितस्ता, झेलम, सदानीरा, उसे गंडक कहते हैं दोस्तों, गंडक नदी। जबकि अस्कनी को चिनाब, सतुद्री, सतलज, ये सतलज का उपनाम है दोस्तों। विपाशा व्यास नदी को कहा जाता है। दोस्तों सदानीरा ये किसका उपनाम है, किस नदी का उपनाम है दोस्तों, तो गंडक नदी का। अस्कली चिनाब का उपनाम है। सतुद्री नदी दोस्तों सतलज को कहते हैं। जबकि विपाशा नदी ये व्यास का उपनाम है। इसके बाद देखिए दोस्तों सिंधु नदी, तो इसका प्राचीन नाम क्या था दोस्तों, इंडस नदी। अब नेक्स्ट देखते हैं कुछ क्षेत्र, इनके बारे में भी जानना जरूरी है दोस्तों। तो स्टेपी क्षेत्र, तो मध्य एशिया को दोस्तों किस उपनाम से जाना जाता है, मध्य एशिया। अब बात करते हैं दोस्तों डेन्यूब घाटी। नेक्स्ट आती है दोस्तों डेन्यूब घाटी, इसे हैंगरी उपनाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों आप जानते हो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गंगा यमुना दोआब आता है। तो दोस्तों हमने नदियों के उपनाम देखे। तो सबसे पहले देखा हमने पुरुषनी, ये रावी नदी का उपनाम है। वितस्ता झेलम को कहते हैं। सदानीरा गंडक नदी। जबकि अस्कली चिनाब नदी को। सतुद्री ये सतलज का उपनाम है। जबकि विपाशा दोस्तों व्यास नदी का उपनाम है। अब देखिए सिंधु नदी का उपनाम क्या है दोस्तों, इंडस नदी। नेक्स्ट देखिए दोस्तों स्टेपी क्षेत्र, ये मध्य एशिया को कहा जाता है। डेन्यूब घाटी, ये हंगरी को दोस्तों क्या बोलते हैं, डेन्यूब घाटी क्षेत्र। जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दोस्तों आप जानते हो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गंगा यमुना दोआब क्षेत्र आता है। नेक्स्ट देखिए अब बात करते हैं दोस्तों वैदिक साहित्य के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं वैदिक साहित्य के रचनाकार किसे कहा जाता है, तो वो आर्य माने जाते हैं दोस्तों। वैदिक साहित्य के रचनाकार कौन थे, आर्य। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 1500 ईसा पूर्व। नेक्स्ट देखिए दोस्तों ब्रह्मावर्त। तो ब्रह्मावर्त क्षेत्र किसे कहा जाता है दोस्तों, तो कुरुक्षेत्र के आसपास का क्षेत्र ये क्या कहलाता था दोस्तों प्राचीन काल में, ब्रह्मावर्त। आर्यावर्त की बात करें दोस्तों
तो आर्यों का संपूर्ण क्षेत्र ये क्या कहलाता है, आर्यावर्त। अब बात करते हैं दोस्तों हिमालय और विंध्याचल पर्वत, इसका मध्य का क्षेत्र दोस्तों क्या कहलाता है, मध्य देश। इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ब्रह्म ऋषि देश दोस्तों कुरु, पंचाल, सुरसेन और मत्स्य जनपद ये संयुक्त रूप से क्या कहलाते हैं, ब्रह्म ऋषि देश। नेक्स्ट था दोस्तों ब्रह्म ऋषि देश, तो कुरु, पांचाल और सुरसेन और मत्स्य जनपद ये संयुक्त रूप से क्या कहलाते थे दोस्तों, ब्रह्म ऋषि देश। तो दोस्तों हमने कौन कौन से क्षेत्र देखे वैदिक कालीन, जैसे ब्रह्मावर्त, ये कुरुक्षेत्र के आसपास के क्षेत्र को क्या कहा जाता था, ब्रह्मावर्त। नेक्स्ट देखा दोस्तों हमने आर्यावर्त, तो आर्यों का संपूर्ण क्षेत्र ये क्या कहलाता था, आर्यावर्त दोस्तों। हिमालय और विंध्याचल का मध्य का क्षेत्र, तो दोस्तों इसे मध्य देश के नाम से जाना जाता था। ब्रह्म ऋषि देश की बात करें तो कुरु, पांचाल, सुरसेन और मत्स्य जनपद ये संयुक्त रूप से क्या कहलाता था, ब्रह्म ऋषि देश। अब नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों वैदिक सभ्यता का जन्म ये सप्त सिंधु प्रदेश से माना जाता है। वैदिक सभ्यता का जन्म कहाँ से माना जाता है, तो आपका राइट आंसर होना चाहिए दोस्तों सप्त सिंधु प्रदेश। नेक्स्ट देखिए दोस्तों यूरोपीय सिद्धांत आर्यों के मूल निवास से संबंधित ये महत्वपूर्ण सिद्धांत है दोस्तों, यूरोपीय सिद्धांत। तो दोस्तों इसके जनक कौन है या प्रवर्तक किसे माना जाता है, मैक्स मुलर ने। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों यूरोपीय सिद्धांत, तो आर्यों का मूल निवास स्थान यूरोप ये किसने माना दोस्तों, मैक्स मुलर ने। और मैक्स मुलर को हम दोस्तों यूरोपीय सिद्धांत का प्रवर्तक भी मानते हैं। तो यूरोपीय सिद्धांत किसने दिया, मैक्स मुलर ने। मैक्स मुलर के अनुसार दोस्तों आर्यों का मूल निवास स्थान क्या था, यूरोप। ये था दोस्तों यूरोपीय सिद्धांत, आर्यों के मूल निवास स्थान से संबंधित महत्वपूर्ण सिद्धांत। दोस्तों किस अभिलेख में वैदिक देवताओं का उल्लेख और विवरण हमें प्राप्त होता है, तो दोस्तों इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, किस अभिलेख में वैदिक देवताओं का उल्लेख और विवरण हमें प्राप्त होता है। तो आपका राइट आंसर होना चाहिए दोस्तों बोगजकोई अभिलेख। दोस्तों किस अभिलेख में वैदिक देवताओं का उल्लेख और विवरण हमें प्राप्त होता है, तो दोस्तों इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, किस अभिलेख में वैदिक देवताओं का उल्लेख और विवरण हमें प्राप्त होता है। तो आपका राइट आंसर होना चाहिए दोस्तों बोगजकोई अभिलेख। दोस्तों ऋग्वेद काल के बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट्स देखते हैं या कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं इससे संबंधित। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन कहाँ से बनता है कि ऋग्वेद काल ये माना जाता है 1500 से 1000 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों यहाँ का समाज किस प्रकार का था, तो पितृसत्तात्मक। ऋग्वेद काल में समाज कैसा था, पितृसत्तात्मक। वर्ण व्यवस्था की बात करें दोस्तों, वर्ण व्यवस्था मौजूद थी। ऋग्वेद में देखें दोस्तों, ऋग्वेद की रचना किस काल में हुई, तो ऋग्वेद काल में। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में दोस्तों हमें वर्ण व्यवस्था के बारे में विस्तार से पता चलता है। नेक्स्ट देखिए स्त्री शिक्षा। दोस्तों ऋग्वेद काल में स्त्री शिक्षा पर जोर दिया जाता था। समाज में देखें दोस्तों तो विधवा विवाह का प्रचलन था। दास प्रथा की बात करें दोस्तों तो ऋग्वेद काल में दास प्रथा मौजूद थी। कबीलाई व्यवस्था, समाज किस पर आधारित था दोस्तों, तो कबीलाई व्यवस्था पर। ऋग्वेद की रचना आप जानते हो दोस्तों किस काल में हुई, ऋग्वेद काल में। यहाँ दोस्तों समाज में संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित थी और समाज कैसा था, पितृसत्तात्मक। स्त्री शिक्षा पर जोर दिया जाता था, विधवा विवाह का प्रचलन था, वर्ण व्यवस्था मौजूद थी दोस्तों, साथ ही दास प्रथा का दोस्तों ऋग्वेद काल में दास प्रथा प्रचलित थी। नेक्स्ट देखा दोस्तों हमने दोस्तों इस समय सभा, समिति और विदत नाम की 3 संस्थाओं का प्रचलन था। सभा, समिति और विदत। सबसे प्राचीन संस्था कौन सी थी दोस्तों, विदत। दोस्तों ऋग्वेद काल ये 1500 से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। ऋग्वेद काल की बात करें तो यहाँ विधवा विवाह का प्रचलन था समाज में तथा स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी, स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार था। वर्ण व्यवस्था की बात करें दोस्तों तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में हमें वर्ण व्यवस्था का विस्तृत विवरण मिलता है। तो इस समय वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी दोस्तों। समाज का आकार देखें या समाज का प्रकार देखें दोस्तों
तो पितृसत्तात्मक समाज था। संयुक्त परिवार प्रथा मौजूद थी। ऋग्वेद की रचना ये ऋग्वेद काल में हुई। इसके बाद ये अन्य इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या बन सकता है दोस्तों, ऋग्वेद काल में कबीलाई व्यवस्था प्रचलित थी, दास प्रथा थी। ऋग्वेद काल में दोस्तों दास प्रथा मौजूद थी तथा समाज में दोस्तों सभा, समिति और विदत नाम की 3 संस्थाएं मौजूद थी। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं सभा की। अब देखते हैं दोस्तों, ऋग्वेद काल में पर्दा प्रथा नहीं थी, सती प्रथा इसका उल्लेख नहीं है दोस्तों, और बाल विवाह मौजूद नहीं था। तो ऋग्वेद काल में दोस्तों कौन कौन सी प्रथाएं नहीं थी? पर्दा प्रथा, सती प्रथा और बाल विवाह। स्त्रियों को दोस्तों संपत्ति का अधिकार नहीं था, स्त्रियों को राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं था, जबकि शिक्षा का अधिकार था दोस्तों उन्हें, क्योंकि इस काल में दोस्तों अनेक विदुषी महिलाएं हुई है जिनको हम आगे देखेंगे। तो दोस्तों देखिए वैदिक कालीन विदुषी महिलाएं। तो दोस्तों वैदिक कालीन विदुषी महिलाएं कौन कौन सी हैं? तो गोसा, अपाला, लोपामुद्रा, विश्ववारा और सिक्ता। इनका उल्लेख दोस्तों हमें वैदिक कालीन साहित्यों में मिलता है। तो वैदिक कालीन विदुषी महिलाएं, इनसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, कौन कौन सी है? तो आपको याद रखने की जरूरत है दोस्तों, गोसा, लोपामुद्रा, अपाला, विश्ववारा और सिक्ता। ये कौन थी दोस्तों? वैदिक कालीन विदुषी महिलाएं। तो दोस्तों वैदिक कालीन विदुषी महिलाएं कौन कौन सी थी? गोसा, लोपामुद्रा, अपाला, विश्ववारा और सिक्ता। ये थी दोस्तों वैदिक कालीन विदुषी महिलाएं। आगे चलते हैं दोस्तों हमने देखा कि वैदिक काल में दोस्तों 3 समितियाँ थी, सभा, समिति और विदत नाम की 3 संस्थाएं थी। तो वो 3 संस्थाएं कौन कौन सी थी दोस्तों? पहली आती है सभा, दूसरी समिति और तीसरी विदत। तो दोस्तों इन्हें अच्छी तरह देखिए। श्रेष्ठ और कुलीन लोगों की संस्था, ये तो दोस्तों सभा कहलाती थी, जबकि समिति क्या थी दोस्तों? जनसाधारण या सामान्य लोगों का समूह, या जनसाधारण और सामान्य लोगों की जो संस्था थी उसे क्या कहते हैं दोस्तों? समिति। जबकि श्रेष्ठ और कुलीन लोगों की संस्था को सभा कहा जाता था। अब बात करते हैं आर्यों की प्राचीन संस्था की। दोस्तों हमने क्या देखा कि ये सभा संस्था दोस्तों ये श्रेष्ठ और कुलीन लोगों की संस्था थी, जबकि समिति में दोस्तों सामान्य लोग या जनसाधारण थे। अब बात करते हैं आर्यों की प्राचीन संस्था की दोस्तों। तो आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था क्या कहलाती थी दोस्तों? विदत। अब देखिए दोस्तों वात्र, नेक्स्ट देखिए वार्त, गण, ग्राम और शर्त। ये कहते दोस्तों वैदिक काल में आर्यों की सैन्य इकाइयाँ। तो दोस्तों आर्यों की सैन्य इकाइयाँ क्या कहलाती थी? वात्र, गण, ग्राम और शर्त। तो दोस्तों सभा क्या थी? श्रेष्ठ और कुलीन लोगों की संस्था, जबकि समिति ये सामान्य और जनसाधारण लोगों का समूह, वो क्या कहलाती थी? समिति। आर्यों की प्राचीन संस्था की बात करें दोस्तों तो उसका नाम क्या था? विदत। विदत क्या थी दोस्तों? आर्यों की प्राचीन संस्था। वार्त, गण, ग्राम और शर्त ये कहते दोस्तों आर्यों की सैन्य इकाइयाँ। अब देखिए दोस्तों इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या बन सकता है? किस ग्रंथ में पत्नी को मित्र कहा गया है? तो ये दोस्तों ऐत्रेय ब्राह्मण में पत्नी को क्या कहा गया है दोस्तों? मित्र। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या बन सकता है वैदिक काल से संबंधित? कि समाज और राज्य की सबसे छोटी इकाई ये क्या कहलाती थी? समाज और राज्य की सबसे छोटी इकाई तो दोस्तों वो परिवार कहलाती थी। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखिए क्या बन सकता है? परिवार का मुखिया ये वैदिक काल में क्या कहलाता था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है कुलप या गृहपति। परिवार को दोस्तों वैदिक काल में क्या कहा जाता था वो हम आगे पढ़ेंगे। किस ग्रंथ में पत्नी को मित्र कहा गया है? तो ऐत्रेय ब्राह्मण में। समाज और राज्य की सबसे छोटी इकाई की बात करें तो वो क्या कहलाती थी दोस्तों? परिवार। परिवार का मुखिया ये क्या कहलाता था? कुलप और गृहपति। जबकि परिवार को क्या कहा जाता था? कुल। ग्राम का प्रधान क्या कहलाता था दोस्तों? ग्रामणी।
वैदिक काल में ग्राम का प्रधान ये क्या कहलाता था? ग्रामणी। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वैदिक काल की सबसे प्राचीन संस्था। इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, वैदिक काल की सबसे प्राचीन संस्था ये क्या कहलाती थी? तो इसका राइट आंसर है विदत। नेक्स्ट है, वैदिक काल में भूमि का स्वामी ये कौन होता था दोस्तों? वैदिक काल में भूमि का स्वामी कौन होता था? राजा। इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? राजा। वैदिक काल में भूमि का स्वामी ये राजा होता था तथा वैदिक काल की सबसे प्राचीन संस्था दोस्तों विदत कहलाती थी। नेक्स्ट देखिए, ऋग्वेद में राजा को क्या कहा जाता था? तो दोस्तों ऋग्वेद में राजा को क्या कहा जाता था? गोप्ता जनस्य, कबीले का संरक्षक, पूरा बेटा तथा नगरों पर विजय पाने वाला। दोस्तों ऋग्वेद में राजा को क्या कहा जाता था? गोप्ता जनस्य, कबीले का संरक्षक, पूरा बेटा तथा नगरों पर विजय पाने वाला। ये उपनाम किसके हैं दोस्तों? राजा के। नेक्स्ट देखिए, वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम कैसा था दोस्तों? तो मौखिक शिक्षा मौखिक ली जाती थी। घर में रहकर जो शिक्षा प्राप्त करते थे दोस्तों वो विद्यार्थी क्या कहलाते थे दोस्तों? गृहवासी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। और जो गुरुकुल में रहकर शिक्षा प्राप्त करे तो वो क्या कहलाते थे? वो विद्यार्थी दोस्तों अंतेवासी कहलाते थे। और जो घर में रहकर शिक्षा प्राप्त करे वो क्या कहलाते थे? गृहवासी। और गुरुकुल में रहकर जिन विद्यार्थियों ने शिक्षा प्राप्त की वे दोस्तों अंतेवासी कहलाते थे। वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम था मौखिक। घर में रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाले गृहवासी कहलाते थे तथा गुरुकुल में रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाले ये अंतेवासी कहलाते थे। नेक्स्ट देखिए, वैदिक काल में जन का सर्वोच्च अधिकारी ये क्या कहलाता था? रक्षक, गोपति और राजन। वैदिक काल में जन का सर्वोच्च अधिकारी क्या कहलाता था दोस्तों? रक्षक, गोपति और राजन। नेक्स्ट देखिए, वैदिक काल में करकरी ये क्या था दोस्तों? तो एक वाद्य यंत्र था वीणा। वीणा को क्या कहते थे दोस्तों वैदिक काल में? करकरी। तो वैदिक काल में करकरी से तात्पर्य क्या है? लोकवाद्य यंत्र वीणा। नेक्स्ट देखिए, वैदिक काल में नाड़ी ये क्या थी दोस्तों? तो ये बांसुरी का उपनाम था दोस्तों। बांसुरी को क्या कहते थे वैदिक काल में? नाड़ी। नेक्स्ट देखिए, वैदिक काल में द्वंद्वाम ये क्या था दोस्तों? दोस्तों हमने देखा वैदिक काल में नाड़ी क्या थी? बांसुरी को कहते थे। वैदिक काल में द्वंद्वाम ये क्या था दोस्तों? ढोलक का उपनाम। वैदिक काल में द्वंद्वाम ये क्या था? ढोलक। जबकि नेक्स्ट देखिए दोस्तों, वैदिक कालीन वस्त्रों के प्रकार। तो वैदिक काल में दोस्तों वस्त्रों के 3 प्रकार थे। तो पहला था दोस्तों अधिवास, दूसरा वास, जबकि तीसरा नीवी। तो वैदिक काल में वस्त्रों के कितने प्रकार थे दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है 3 प्रकार। वो कौन कौन से थे? अधिवास, वास और नीवी। अब देखते हैं दोस्तों अधिवास क्या था। ये दोस्तों पहनने का ऊपरी वस्त्र था अधिवास, जबकि वास ये कमर के ऊपर और शरीर का वस्त्र था। जबकि नीवी क्या था दोस्तों? ये कमर के नीचे का अधो वस्त्र, ये क्या कहलाता था? नीवी। दोस्तों हमने देखा वैदिक काल में नाड़ी क्या थी? बांसुरी को कहते थे। वैदिक काल में द्वंद्वाम ये क्या था दोस्तों? ढोलक का उपनाम। वैदिक काल में द्वंद्वाम ये क्या था? ढोलक। जबकि नेक्स्ट देखिए दोस्तों, वैदिक कालीन वस्त्रों के प्रकार। तो वैदिक काल में दोस्तों वस्त्रों के 3 प्रकार थे। तो पहला था दोस्तों अधिवास, दूसरा वास, जबकि तीसरा नीवी। तो वैदिक काल में वस्त्रों के कितने प्रकार थे दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है 3 प्रकार। वो कौन कौन से थे? अधिवास, वास और नीवी। अब देखते हैं दोस्तों अधिवास क्या था। ये दोस्तों पहनने का ऊपरी वस्त्र था अधिवास, जबकि वास ये कमर के ऊपर और शरीर का वस्त्र था। जबकि नीवी क्या था दोस्तों? ये कमर के नीचे का अधो वस्त्र, ये क्या कहलाता था? नीवी। दोस्तों अधिवास क्या था? ऊपरी वस्त्र,
जबकि वास ये कमर के ऊपर शरीर का वस्त्र था। ये कहाँ पहना जाता था दोस्तों? कमर के ऊपर। जबकि नेवी की बात करें तो ये कमर के नीचे पहने जाने वाला अधोवस्त्र था। क्वेश्चन देखिए, ऋग्वेद में भूमि माप की इकाई ये क्या कहलाती थी? खिल्ले। ऋग्वेद काल का महत्वपूर्ण पशु ये कौन सा था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है गाय। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ऋग्वेद काल में वायक्य ये क्या था? ऋग्वेद काल में वायक्य ये पक्षी को कहा जाता था दोस्तों। ऋग्वेद काल में वायक्य क्या था? पक्षी। ऋग्वेद काल में तक्षा की बात करें दोस्तों तो बढ़ई को क्या कहा जाता था? तक्षा। पणि, वणिज और वणिक ये क्या था दोस्तों? व्यापारियों का। व्यापारियों को किस उपनाम से जाना जाता था वैदिक काल में? पणि, वणिज और वणिक ये क्या थे? व्यापारी। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ऋग्वेद काल में वायक्य ये क्या था? ऋग्वेद काल में वायक्य ये पक्षी को कहा जाता था दोस्तों। ऋग्वेद काल में वायक्य क्या था? पक्षी। ऋग्वेद काल में तक्षा की बात करें दोस्तों तो बढ़ई को क्या कहा जाता था? तक्षा। पणि, वणिज और वणिक ये क्या था दोस्तों? व्यापारियों का। व्यापारियों को किस उपनाम से जाना जाता था वैदिक काल में? पणि, वणिज और वणिक ये क्या थे? व्यापारी। अब बात करते हैं दोस्तों वैदिक काल में अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार। ऋग्वेद काल में अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार क्या था दोस्तों? कृषि और पशुपालन। ऋग्वेद के 90 मंडल की बात करें तो ऋग्वेद का 9वां मंडल ये दोस्तों किससे संबंधित है? तो सोम देवता की स्तुति से संबंधित है ये ऋग्वेद का 9वां मंडल। नेक्स्ट देखते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। दोस्तों हमने देखा वस्तु विनिमय प्रणाली कहाँ प्रचलित थी? ऋग्वेद में। ऋग्वेद काल में दोस्तों वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। इसके साथ ही हमने देखा दोस्तों ऋग्वेद का 9वां मंडल ये किससे संबंधित है? तो सोम देवता से। जबकि हमने देखा दोस्तों ऋग्वेद काल की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार, तो ऋग्वेद कालीन अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार क्या था? तो कृषि और पशुपालन। इसके बाद हमने देखा दोस्तों ऋग्वेद काल में व्यापारियों का प्रधान ये क्या कहलाता था दोस्तों? तो श्रेष्ठिन। श्रेष्ठिन क्या था दोस्तों? ऋग्वेद काल में दोस्तों व्यापारियों के प्रधान को क्या कहा जाता था? श्रेष्ठिन। दोस्तों कुंभा का प्राचीन नाम है कुंभा, जबकि इसका वर्तमान नाम की बात करें तो काबुल। स्वस्तु ये प्राचीन नाम है दोस्तों, तो वर्तमान नाम क्या है इसका? स्वात। शतुद्री की बात करें दोस्तों तो वर्तमान में इसे सतलज नदी कहते हैं, जबकि प्राचीन काल में क्या कहा जाता था दोस्तों? शतुद्री। फिर बात करते हैं दोस्तों वितस्ता की, तो वितस्ता दोस्तों झेलम नदी का प्राचीन नाम है। तो दोस्तों सभा क्या थी? श्रेष्ठ और कुलीन लोगों की संस्था, जबकि समिति ये सामान्य और जनसाधारण लोगों का समूह वो क्या कहलाती थी? समिति। आर्यों की प्राचीन संस्था की बात करें दोस्तों तो उसका नाम क्या था? विदत। विदत क्या थी दोस्तों? आर्यों की प्राचीन संस्था। वार्त, गण, ग्राम और सद ये क्या थे दोस्तों? आर्यों की सैन्य इकाइयाँ। अब देखिए दोस्तों इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या बन सकता है? किस ग्रंथ में पत्नी को मित्र कहा गया है? तो ये दोस्तों ऐत्रेय ब्राह्मण में पत्नी को क्या कहा गया है दोस्तों? मित्र। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या बन सकता है वैदिक काल से संबंधित? कि समाज और राज्य की सबसे छोटी इकाई ये क्या कहलाती थी? समाज और राज्य की सबसे छोटी इकाई तो दोस्तों वो परिवार कहलाती थी। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखिए क्या बन सकता है? परिवार का मुखिया ये वैदिक काल में क्या कहलाता था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है कुलप या गृहपति। परिवार को दोस्तों वैदिक काल में क्या कहा जाता था वो हम आगे पढ़ेंगे। किस ग्रंथ में पत्नी को मित्र कहा गया है? तो ऐत्रेय ब्राह्मण में। समाज और राज्य की सबसे छोटी इकाई की बात करें तो वो क्या कहलाती थी दोस्तों? परिवार। परिवार का मुखिया ये क्या कहलाता था? कुलप और गृहपति।
जबकि परिवार को क्या कहा जाता था? कुल। अब बात करते हैं ग्राम का प्रधान, ये क्या कहलाता था? नेक्स्ट देखिए, वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम कैसा था दोस्तों? तो मौखिक शिक्षा, मौखिक ली जाती थी। घर में रहकर जो शिक्षा प्राप्त करते थे दोस्तों, वो विद्यार्थी क्या कहलाते थे दोस्तों? गृहवासी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। और जो गुरुकुल में रहकर शिक्षा प्राप्त करे तो वो क्या कहलाते थे? वो विद्यार्थी दोस्तों अंतेवासी कहलाते थे। और जो घर में रहकर शिक्षा प्राप्त करे वो क्या कहलाते थे? गृहवासी। और गुरुकुल में रहकर जिन विद्यार्थियों ने शिक्षा प्राप्त की वे दोस्तों अंतेवासी कहलाते थे। नेक्स्ट देखिए, वैदिक काल में जन का सर्वोच्च अधिकारी ये क्या कहलाता था? रक्षक, गोपति और राजन। वैदिक काल में जन का सर्वोच्च अधिकारी क्या कहलाता था दोस्तों? रक्षक, गोपति और राजन। नेक्स्ट देखिए, वैदिक काल में करकरी ये क्या था दोस्तों? तो एक वाद्य यंत्र था, वीणा। वीणा को क्या कहते थे दोस्तों वैदिक काल में? करकरी। तो वैदिक काल में करकरी से तात्पर्य क्या है? लोकवाद्य यंत्र, वीणा। नेक्स्ट देखिए, वैदिक काल में नाड़ी ये क्या थी दोस्तों? तो ये बांसुरी का उपनाम था दोस्तों। बांसुरी को क्या कहते थे वैदिक काल में? नाड़ी। नेक्स्ट देखिए, वैदिक काल में द्वंद्वधाम ये क्या था दोस्तों? दोस्तों हमने देखा वैदिक काल में नाड़ी क्या थी? बांसुरी को कहते थे। वैदिक काल में द्वंद्वधाम ये क्या था दोस्तों? ढोलक का उपनाम। वैदिक काल में द्वंद्वधाम ये क्या था? ढोलक। जबकि नेक्स्ट देखिए दोस्तों, वैदिक कालीन वस्त्रों के प्रकार। तो वैदिक काल में दोस्तों वस्त्रों के 3 प्रकार थे। तो पहला था दोस्तों अधिवास, दूसरा वास, जबकि तीसरा नेवी। तो वैदिक काल में वस्त्रों के कितने प्रकार थे दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है 3 प्रकार। वो कौन कौन से थे? अधिवास, वास और नेवी। अब देखते हैं दोस्तों अधिवास क्या था। ये दोस्तों पहनने का ऊपरी वस्त्र था अधिवास, जबकि वास ये कमर के ऊपर और शरीर का वस्त्र था। जबकि नेवी क्या था दोस्तों? ये कमर के नीचे का अधो वस्त्र, ये क्या कहलाता था? नेवी। अब बात करते हैं दोस्तों वैदिक काल में अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार। ऋग्वेद काल में अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार क्या था दोस्तों? कृषि और पशुपालन। ऋग्वेद के 90 मंडल की बात करें तो ऋग्वेद का 9वां मंडल ये दोस्तों किससे संबंधित है? तो सोम देवता की स्तुति से संबंधित है ये ऋग्वेद का 9वां मंडल। नेक्स्ट देखते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। दोस्तों हमने देखा वस्तु विनिमय प्रणाली कहाँ प्रचलित थी? ऋग्वेद में। ऋग्वेद काल में दोस्तों वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। इसके साथ ही हमने देखा दोस्तों ऋग्वेद का 9वां मंडल ये किससे संबंधित है? तो सोम देवता से। जबकि हमने देखा दोस्तों ऋग्वेद काल की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार, तो ऋग्वेद कालीन अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार क्या था? तो कृषि और पशुपालन। इसके बाद हमने देखा दोस्तों ऋग्वेद काल में व्यापारियों का प्रधान ये क्या कहलाता था दोस्तों? तो श्रेष्ठिन। श्रेष्ठिन क्या था तो दोस्तों आज के सेशन में हमने क्या पढ़ा ऋग्वेद काल के बारे में। तो ऋग्वेद काल का समय क्या रहा दोस्तों? 1500 से 1000 ईसा पूर्व। इस समय दोस्तों ऋग्वेद काल में दोस्तों दास प्रथा थी, विधवा प्रथा का प्रचलन था, स्त्री शिक्षा थी, स्त्री शिक्षा पर जोर दिया जाता था, कबीलाई व्यवस्था पर आधारित था ये। इसके साथ ही हमने देखा दोस्तों ऋग्वेद की रचना दोस्तों ये किस काल में हुई? तो ऋग्वेद काल में। यहाँ का समाज पितृसत्तात्मक था। ऋग्वेद काल में संयुक्त परिवार की प्रथा थी दोस्तों। साथ ही यहाँ पर 3 संस्थाएं थी दोस्तों, सभा, समिति और विदत। वर्ण व्यवस्था मौजूद थी दोस्तों। दोस्तों वैदिक काल में ऋग्वेद काल में दोस्तों हम देखें तो पर्दा प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह और स्त्रियों को संपत्ति का अधिकार तथा स्त्रियों को राजनीतिक अधिकार ये प्राप्त नहीं थे। वैदिक कालीन विदुषी महिलाएं देखिए हमने गोसा, लोपामुद्रा, अपाला और विश्वम्भरा।
ये कौन थी दोस्तों? वैदिक कालीन विदुषी महिलाएं। इसके साथ ही हमने देखा कि दोस्तों सभा क्या थी? ये श्रेष्ठ और कुलीन लोगों की संस्था थी, जबकि समिति ये जनसाधारण की संस्था थी दोस्तों। आर्यों की प्राचीन संस्था कौन सी थी? विदत। आर्यों की सैन्य इकाइयाँ देखी हमने, वो थी दोस्तों गण, ग्राम और सर्द। ये क्या थी दोस्तों? आर्यों की सैन्य इकाइयाँ। इसके बाद हमने देखा दोस्तों किस ग्रंथ में पत्नी को मित्र कहा गया है? तो इसका राइट आंसर था दोस्तों ऐत्रेय ब्राह्मण में। इसके बाद हमने देखा दोस्तों परिवार के मुखिया को क्या कहते थे? तो कुलव या गृहपति। परिवार को क्या कहते थे? कुल। तथा ग्राम का प्रधान ये दोस्तों ग्रामणी कहलाता था। इसके बाद हमने देखा दोस्तों वैदिक काल की सबसे प्राचीन संस्था कौन सी थी? तो विदत। इसके बाद नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या देखा दोस्तों? वैदिक काल में भूमिका स्वामी ये कौन होता था? तो राजा। वैदिक काल में भूमिका स्वामी कौन होता था दोस्तों? तो राजा होता था। तथा ऋग्वेद में राजा को क्या कहा जाता था? गोप्ता, जनस्य, पुराबेता और कबीले का संरक्षक। साथ ही हमने देखा दोस्तों ऋग्वेद काल में शिक्षा मौखिक थी, घर में रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाले को गृहवासी कहते थे। साथ ही गुरुकुल में रहकर जो शिक्षा प्राप्त करे शिक्षार्थी, तो वो क्या कहलाता था दोस्तों? अंतेवासी। वैदिक काल में जन का सर्वोच्च अधिकारी ये कौन होता था? रक्षक, गोपति और राजन। इसके बाद हमने देखा दोस्तों करकरी ये एक वीणा का प्रकार था, जबकि नाड़ी ये बांसुरी का प्रकार था दोस्तों, और द्वंदाम ये ढोलक को कहा जाता था। वैदिक काल में हमने देखे दोस्तों वस्त्रों के कितने प्रकार थे? तो वैदिक काल में वस्त्रों के 3 प्रकार थे। कौन कौन से थे दोस्तों? तो अधिवास, वास और नेवी। अधिवास दोस्तों ये कमर के ऊपर पहना जाता था। कमर के ऊपर शरीर का जो वस्त्र था वो क्या कहलाता था? वास। जबकि कमर के ऊपर यह अधिवास और कमर के नीचे वाला नेवी कहलाता था। इसके बाद हमने देखा दोस्तों ऋग्वेद में भूमि माप की इकाई ये खिल्ले कहलाती थी। ऋग्वेद काल का महत्वपूर्ण पशु था गाय। इसके बाद हमने देखा दोस्तों पक्षी को दोस्तों ऋग्वेद काल में वायक्य कहते थे। वायक्य। तक्षा ये बढ़ई को कहा जाता था। पणि, वणिज और वणिक ये थे दोस्तों व्यापारी। अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार उस समय दोस्तों कृषि और पशुपालन था। ऋग्वेद का 9वां मंडल ये सोम देवता से संबंधित है दोस्तों। वस्तु विनिमय प्रणाली ये ऋग्वेद काल में प्रचलित थी। ऋग्वेद काल में व्यापारियों का प्रधान श्रेष्ठिन कहलाता था। इसके साथ ही हमने देखा दोस्तों प्राचीन नाम और वर्तमान नाम नदियों के, तो कुंभा, काबुल, स्वस्तु, स्वात, शतुद्री, सतलज, वितस्ता, झेलम और गोमती, गोमल। गोमती दोस्तों प्राचीन नाम था, जबकि वर्तमान नाम क्या है? गोमल। झेलम का प्राचीन नाम वितस्ता। सतलज का प्राचीन नाम देखें दोस्तों तो शतुद्री। स्वस्तु ये प्राचीन नाम किसका था दोस्तों? स्वात नदी का। जबकि काबुल नदी का प्राचीन नाम क्या था दोस्तों? कुंभा। वैदिक सभ्यता का काल दोस्तों 1500 से 600 ईसा पूर्व। वैदिक कालीन सभ्यता दोस्तों 2 भागों में बांट सकते हैं हम इन्हें, ऋग्वेद काल और उत्तर वैदिक काल में। ऋग्वेद काल की बात करें तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व, जबकि उत्तर वैदिक काल ये 1000 से 600 ईसा पूर्व। इसका अध्ययन दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल को। आज के सेशन में हमने पढ़ा ऋग्वेद काल के बारे में महत्वपूर्ण बातें। वैदिक सभ्यता और संस्कृति का जनक ये किसे कहा जाता है? आर्यों को। साथ ही हमने देखा दोस्तों आज के सेशन में आर्यों का मूल निवास स्थान तो मध्य एशिया किसने बताया दोस्तों? मैक्स मुलर ने। हंगरी घाटी ये गाइड्स मोदे ने। उत्तरी ध्रुव ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। आर्यों का मूल निवास स्थान कौन सा बताया गया? उत्तरी ध्रुव। जबकि आर्यों का मूल निवास स्थान सप्तसेंधो प्रदेश है, ये किसने कहा दोस्तों? अविनाश चंद्र दास ने। जबकि दयानंद सरस्वती ने आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ बताया दोस्तों? तिब्बत में। कश्मीर ये कलमोदे ने। जबकि ब्रह्म ऋषि देश आर्यों का मूल निवास स्थान है, ये किसने कहा? गंगाधर झा ने। जबकि आर्यों का मूल निवास स्थान दक्षिणी रूस है, ये किसने कहा? नेरिंग और गार्डन चाइल्ड्स मोदे ने। दोस्तों हमने पढ़ा कि स्टेपी क्षेत्र क्या है? मध्य एशिया को क्या कहा जाता था दोस्तों?
स्टेपी क्षेत्र, डैन्यूब घाटी या हंगरी को कहते हैं, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इसमें दोस्तों गंगा, यमुना और दोआब क्षेत्र आता है। दोस्तों हमने पढ़ा कि वैदिक साहित्य के रचनाकार कौन है, तो आपका आंसर होना चाहिए दोस्तों आर्य। इसके साथ ही हमने देखा भारत में आर्यों का आगमन, ये कब को माना जाता है दोस्तों, भारत में आर्यों का आगमन ये कब माना जाता है, तो इसका राइट आंसर था 1500 ईसा पूर्व। ये थे दोस्तों वैदिक संस्कृति, जिसमें हमने पढ़ा दोस्तों ऋग्वेद काल, ऋग्वेदकालीन समाज, अर्थव्यवस्था, उनकी सामाजिक स्थिति, परिवार, राजनीतिक स्थिति के बारे में विस्तार से पढ़ा। दोस्तों आज की क्लास अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं ओपी कुमार, जीके टेक स्टडी बाय ओपी कुमार चैनल को लाइक, शेयर और ज्वाइन करना ना भूलें। थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।